रियल नंबर्स में हम कल कवर कर रहे थे सेकंड एक्सरसाइज और इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका था कवर। सेकंड क्वेश्चन से आ जाओ बेटा। फाइंड द LCM and SCF of the following pair of integers and verify that LCM into SCF is equal to product of the number। ये भी तो सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर नंबरों का हमें SCF और LCM फाइंड करना है और उसके बाद ये वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू SCF होगा प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर, जो भी नंबर गिवन है। तो एक पार्ट करके देखते हैं इसका फर्स्ट वाला पार्ट। 26 और 91 ये नंबर दिए हैं। देखिए LCM और SCF को हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। SCF को तो इससे पहले भी आप प्राइम फैक्टर बना के निकालते थे, तो LCM को भी हम प्राइम फैक्टर बना के निकाल सकते हैं। इसका एक मेथड आपको आज बता देंगे। तो सबसे पहले करना ये होगा 26 और 91 इन दोनों के हमें प्राइम फैक्टर बना देने हैं। 26 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे 2 इंटू 13 और इसके प्राइम फैक्टर बनेंगे 7 इंटू 13। अब प्राइम फैक्टर बनाने के बाद SCF और LCM को निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा? देखिए SCF निकालना तो आपको वैसे भी मालूम होगा, फिर भी सुन लो। जब भी हमें SCF निकालना होगा तो दोनों में जो कॉमन प्राइम नंबर है, कॉमन प्राइम फैक्टर है, उससे लिखा जाएगा और उसकी मिनिमम एक्सपोनेंट लगाते हैं। और यहां पर अगर हम एक्सपोनेंट की बात करें तो मिनिमम एक्सपोनेंट फिलहाल इस वाले केस में 1 ही है। तो SCF को निकालने का रूल समझ लो, वो प्राइम नंबर जो दोनों में कॉमन होगा उससे लिखकर उस प्राइम नंबर की मिनिमम एक्सपोनेंट। फिलहाल दोनों में मिनिमम एक्सपोनेंट 1 है तो यहां पर 1 ही रहा। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे LCM। तो LCM को निकालने का क्या मेथड होता है? जितने भी प्राइम नंबर आपको दिख रहे हैं दोनों में सबको लिखना है। मतलब 2 भी लिखा जाएगा, 13 भी है और 7 भी है। इन्हें लिखने के बाद इन प्राइम नंबर की हम हाईएस्ट एक्सपोनेंट लगाते हैं। दोनों में 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है 1, 13 का भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 है और फिलहाल यहां पर 17 का भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 ही है। तो बेटा से मल्टीप्लाई कर लेना। इसे मल्टीप्लाई करके आपको LCM मिल जाएगा। कितना मिल रहा है 182। अब इसके बाद हम वेरीफाई करेंगे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है, LCM मल्टीप्लाइड बाय SCF। LCM इज 182 और SCF हमारा 13 था। कर लेंगे मल्टीप्लाई। राइट हैंड साइड में हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर का मतलब हुआ जो नंबर हमें गिवन थे और नंबर थे 26 इंटू 91। जब आप बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये दोनों आपस में इक्वल आ ही जाएंगे। इस पे टाइम वेस्ट ना करो। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही हम अपडेट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट मैं नहीं समझता किसी को होना चाहिए। अब हम यहां पर थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे और थर्ड वाला क्वेश्चन करके फिर से एक बार इस कंसेप्ट को समझेंगे किस तरह से प्राइम फैक्टर बनाने के बाद SCF और LCM निकाला जाता। अभी मैं नहीं समझता ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, तो नोट कर लो। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, नंबर यहां पर है 12, 15 और 21। सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टर बनाओ। इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3। इसके बाद बेटा 15 के प्राइम फैक्टर बनाओ। इसके प्राइम फैक्टर बनेंगे 5 इंटू 3 और फिर 21 के प्राइम फैक्टर बनाओ। ठीक है, तो अब यहां पर हमें निकालना है SCF और LCM यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो SCF कैसे निकलेगा,
तीनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वो लिखा जाएगा और उस फैक्टर की मिनिमम एक्सपोनेंट, मतलब कम से कम, सपोज करो एग्जांपल दे रहे हैं, अगर मान लो यहां पर इसकी एक्सपोनेंट 1 होती, सपोज यहां पे 2 होती, यहां पे 3 होती, तो तीनों में मिनिमम एक्सपोनेंट 1 है तो 3 की पावर 1 ही लिखा जाता, यही होगा एचसीएफ। और एलसीएम को निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों में जितने प्राइम नंबर दिख रहे हैं सब लिख दो, तो 2 भी लिखा जाएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, मतलब जो कॉमन है वो भी आएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा। और ऐसा लिखने के बाद इनकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट देख सकते हैं, 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट यहां पर 2 है और बाकी सबकी एक्सपोनेंट 1 है। मल्टीप्लाई कर लोगे अपने आप आंसर आ जाएगा इसका। तो एक पार्ट और देखते हैं इसका, वैसे इसमें सारे पार्ट तो ऐसे ही हैं। चलिए एक मौका दे रहे हैं, एक बार एक क्वेश्चन को कवर कर लो, थर्ड वाला पार्ट कवर कर लो अपने आप सब बच्चे। ठीक है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन भी इसी की तरह फिर हो जाएगा, सेकंड की तरह ही अपडेट हो गया। अब मैं आगे बढ़ाता हूं और जो क्वेश्चन नंबर 5th वाला है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाया करते हैं। जैसे यहां पर दिया है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, यानी 6 की पावर जो n है वो किसी नेचुरल नंबर n के लिए 0 से एंड होगा या नहीं होगा। तो ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे 8 की पावर n हो जाए या कुछ और हो जाए। करने का प्रोसेस सबको लगभग वही है, कैसे है देखते हैं, जानते हैं। अब यहां पर 6 की पावर n गिवन है और n यहां पर एक नेचुरल नंबर है। जैसे एग्जांपल पहले आपको दे रहे हैं, मान लो अगर हम नेचुरल नंबर 1 लगाते हैं तो ऐसे केस में 6 ही रहेगा, और अगर n 2 हो जाएगा तो यहां पर लास्ट में जो है वो 36 आ जाएगा। 6 का क्यूब अगर हो जाएगा, n की जगह 3 लगाएंगे तो 216 आएगा। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। तो अगर हम यहां पर देखें, 6 की पावर में अगर n है, n को कुछ भी लगाओगे ये तो हमेशा 6 से ही एंड होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, पावर 4 कुछ भी कर लो, ये तो 6 से ही एंड होना है। लेकिन हमें तो जनरल मेथड समझना है जो सब में एप्लीकेबल होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का मेथड क्या है, अब आप आराम से सुने, फिर हम लिखवा देंगे बाद में। अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो इसके प्राइम फैक्टर हमें 2 और 3 मिलेंगे। यहां पर अगर n की वैल्यू चेंज होती है, जैसे 6 की पावर 1 है तो प्राइम फैक्टर ये हो गए, और अगर 6 का स्क्वायर होगा तब भी तो प्राइम फैक्टर यही रहेंगे, इन प्राइम फैक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। अगर 6 का क्यूब होगा तब भी प्राइम फैक्टर यही रहेंगे, इन प्राइम फैक्टर्स का क्यूब हो जाएगा। कहने का मतलब यहां पर यह है कि प्राइम फैक्टर, ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और उसके अकॉर्डिंगली प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। यानी 6 के प्राइम फैक्टर में 2 और 3 अगर एग्जिस्ट हो रहे हैं तो 6 की पावर कुछ भी लगा दो, प्राइम फैक्टर में 2 और 3 ही आना है, उसके अलावा कुछ नहीं आना है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसके अकॉर्डिंगली प्राइम फैक्टराइजेशन होता है यूनिक। अब आगे सुने, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 3 आ रहा है, अब हमसे कहा पूछा जा रहा है नंबर 0 से एंड होगा नहीं होगा। 0 कब बनेगा, जब यहां पर कम से कम एक 5 हो। जैसे 5 यहां पर अगर होता तो 5 इंटू 2 ये क्या बन जाता, 10, और ये नंबर 0 से एंड हो जाता। अब अगर हम यहां पर इसकी बात करें, अभी कुछ नहीं लिखना है बेटा, अगर हम यहां पर इसकी बात करें, इस वाले केस की, तो यहां पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बनेगा। तो यहां पर क्योंकि 2 2 आ रहे हैं, ठीक है, 2 2 आ गए ना बेटा, तो 2 2 का मतलब क्या होगा बताइए। हमने यहां पे क्या कहा था, कम से कम एक 5, तो एक 5 भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए जिससे कि 0 बने। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंगली प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। इसका मतलब यह हुआ इसके प्राइम फैक्टर में कभी भी 5 नहीं आएगा, और इसीलिए नंबर भी 0 से एंड नहीं होगा। क्लियर जो समझाया।
अब हमें इसे केवल लिखना है बेटा, तो एग्जाम में कैसे लिखा जाएगा ये समझे। ये वाली लाइन को मिटा दे रहे हैं, लो इसका हो गया रोल खत्म। ये भी समझाने के था, रहने दो यहीं पे। लिखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3 only. लिख लिया बेटा। फॉर प्राइम फैक्टर ऑफ 6 आर 2 and 3 only. फॉर 6 की पावर n to end with 0, its prime factor must have at least 1 5, जिसका मतलब है कम से कम एक 5 होना चाहिए। at least 1 5, but according to fundamental theorem of arithmetic, according to fundamental theorem of arithmetic, prime factorization is unique। जिसका मतलब ये हुआ कि इसके प्राइम फैक्टर यही रहेंगे, 5 नहीं आ सकता। प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आए प्रोसेस यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, और ये ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को मेंशन करना यहां पे जरूरी है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली ही प्रूफ हुआ है। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होते हैं, इसलिए 5 नहीं आएगा, इसलिए 0 से एंड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। 6th वाले क्वेश्चन में हमें 2 पार्ट दे रखे हैं और ये हमें एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों होंगे। फर्स्ट वाले पार्ट को नोट कर ले, 7 11 13 प्लस 13। अब देखिए बेटा से करने का मेथड क्या है। एक तरीका तो ये है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 13 ऐड कर लें, मतलब ये पूरा हम सॉल्व कर लें। सॉल्व करके हमें एक नंबर मिलेगा और उस नंबर के हम प्राइम फैक्टर बना के रख दें। जब उसके प्राइम फैक्टर बन जाएंगे तो हम देखेंगे उसके प्राइम फैक्टर में कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर का मतलब है वो नंबर जिनके प्राइम फैक्टर में 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा कोई और नंबर आ जाए। तो जब हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे हम देखेंगे इसके प्राइम फैक्टर में 1 और इस नंबर इटसेल्फ के अलावा कोई और भी नंबर आ रहा है, इसलिए ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। एक तरीका तो ये हो गया। एक और इसका शॉर्टकट हो सकता है, वो क्या देखिए, अगर हम यहां पर 13 को कॉमन निकाल दें, 13 को कॉमन निकालने के बाद ये इस फॉर्म में आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, जो भी ये नंबर है इस नंबर में 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 13 इज वन ऑफ द
फैक्टर ऑफ दिस नंबर 13 इसका एक फैक्टर है, इसका एक मल्टीपल है, इसीलिए ये नंबर क्या कहलाएगा, एक कंपोजिट नंबर। तो यहां पे लिख दीजिएगा 13 इज वन ऑफ फैक्टर, therefore number is कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया। और ऐसे ही सेकंड वाला पार्ट देख सकते हैं आप। सेकंड वाले पार्ट में ये नंबर जो आपको दिया हुआ है बेटा, इस पूरे नंबर में यहां पर कॉमन क्या निकल रहा है, 5। तो जब यहां पर 5 कॉमन निकल जाएगा, इसका क्या मतलब है, 5 इसका एक फैक्टर बन जाएगा, इसलिए ये नंबर भी हो जाएगा कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया जो मैंने बताया। तो सेकंड वाला जो पार्ट है ये हमें गिवन है 7 6 5 4 3 2 1 और यहां पर +5। तो हम इस नंबर में से 5 को कॉमन निकाल देंगे। तो जब इस नंबर में से 5 कॉमन निकलेगा, कॉमन निकालने के बाद ये किस फॉर्म में आएगा, 7 6 4 3 2 1 और प्लस यहां पर 1। तो इसका क्या मतलब हुआ, 5 इज वन ऑफ द फैक्टर, देयरफॉर नंबर इज कंपोजिट। तो यही नंबर कंपोजिट नंबर, वही नंबर कंपोजिट नंबर कहलाता है जिसके प्राइम फैक्टर में 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा कोई और नंबर भी एग्जिस्ट हो जाए। नेक्स्ट, कैसे भैया, देखो ना यहां पर सुनो मेरी बात, प्लस के बाद 5 है तो 3 कैसे कॉमन निकलता है, इस पूरे में तो 3 है लेकिन क्या इसमें 3 है, नहीं है ना। 2 पार्ट है इसके, इतना प्लस इतना, तो कॉमन किसमें निकल रहा है, इसमें निकल रहा है और इसमें निकल रहा है। यहां पे क्योंकि 5 था इसलिए 5 भी कॉमन निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, Sonia take 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. Find how many minutes will they meet again at the starting point. यानी सर्कुलर पाथ का पूरा राउंड लगाने में, ठीक है, सोनिया को पूरा एक कंप्लीट राउंड लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को लगते हैं 12 मिनट। अगर दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे और एक ही टाइम पे स्टार्ट होंगे, सेम डायरेक्शन में अगर वो जाएंगे, तो हमें बताना है कितने मिनट बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे। अभी बताते हैं, ठीक है, कितने मिनट बाद होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, तो सोनिया को राउंड लगाने में पूरा एक 18 मिनट का टाइम लगा, जबकि रवि को जो है यही राउंड लगाने में 12 मिनट का टाइम लगता है। और हमें बताना है अगर दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो कितने मिनट बाद दोबारा वो उसी पॉइंट पे मिल जाएंगे। यानी यहां पर हमें एक ऐसा डेटा चाहिए जो डेटा इन दोनों गिवन डेटा से, इन दोनों गिवन डेटा को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में डिवाइड कर सके। ऐसा रिलैक्स सुनिए आराम से बेटा। तो हमें यहां पर एक ऐसा डेटा चाहिए जो डेटा इन दोनों, जो जिस डेटा को ये दोनों नंबर जो दिए हैं, मतलब कौन कौन से नंबर दिए हैं यहां पर, 12 और 18। तो हमें एक ऐसा डेटा चाहिए जिस डेटा को ये दोनों नंबर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम डिवाइड कर लें। और ऐसा डेटा हमें तभी मिलेगा जब हम यहां पर इन दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। ध्यान रखिए, एलसीएम किसी भी दो नंबर का अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो इसका मतलब वो एक ऐसा डेटा होगा जो गिवन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एक ऐसा डेटा, एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो हमें यहां पर
36 और नहीं 36 तो उसका एलसीएम आ जाएगा। हमें यहां पर कौन से डेटा दिए थे 18 और दूसरा दिया था 12। इन दोनों का बेटा निकालना है एलसीएम। देखिए 18 के फैक्टर बनाएंगे ना, कितना बनेगा 3 का स्क्वायर इंटू 2, और अगर इसके फैक्टर बनाएंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब आपको एलसीएम को निकालने का मेथड बताया था, फिर सुन लीजिएगा। जितने भी प्राइम नंबर दोनों में दिख रहे हैं सबको लिख दो, 3 लिख दिया और 2 लिख दिया। लिखने के बाद इनकी हायर एक्सपोनेंट, दोनों में 3 का हायर एक्सपोनेंट 2 है और इन दोनों में 2 का हायर एक्सपोनेंट कितना है 2। कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद बेटा 36। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं तो 36 मिनट बाद ये फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? देखिए इसे अगर और समझना है तो इसका तरीका क्या है, यहां पे समझ लेते हैं। इस तरफ जो एलसीएम हमने यहां पे निकाला है 36, अगर इस एलसीएम को हम दोनों से डिवाइड कर ले, मतलब 18 से अगर हमने डिवाइड करा है तो ये मिलेगा हमें, और 36 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे मतलब दूसरे डेटा से, तो ये हमें मिलेगा 3। अब यहां पर जो ये 2 और 3 आया, ये बता सकते हैं बेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 2 और 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए मैं बताता हूं। सोनिया को एक राउंड लगाने में 18 मिनट लगे, और जब हमने 36 को 18 से डिवाइड करा 2 आया, तो इसका क्या मतलब हुआ? आंसर तो ये है, हम क्वेश्चन को आगे समझ रहे हैं। 36 मिनट में सोनिया क्या करेगी, 2 राउंड को कवर कर लेगी, और 2 राउंड को कवर करने के बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, जब हमने 36 को 12 से डिवाइड करा तो 3 मिला, यानी उतनी देर में रवि क्या करेगा, 3 राउंड लगा लेगा और इस पॉइंट पे वापस आ जाएगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आप देख सकते हैं ना, स्पीड ज्यादा किसकी थी? स्पीड ज्यादा किसकी है? रवि की, क्योंकि वो एक राउंड को लगाने में 12 मिनट ले रहा है, सोनिया 18 मिनट ले रही है। यानी जितने टाइम में सोनिया ने 2 राउंड लगाए उतनी देर में 3 राउंड लगाएगा, वहीं पे पहुंच जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए ये हमने पूरा कंसेप्ट समझा, अब आगे बढ़ेंगे और एक थ्योरम हमारा इंतजार कर रही है। देखिए थ्योरम नंबर 1.3 को पढ़ लिया जाए, और ये बहुत सिंपल सी एक थ्योरम है बेटा। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अगर p एक प्राइम नंबर है और p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। a इज पॉजिटिव इंटीजर। तो इस थ्योरम को अगर हमें समझना है तो इसका क्या मतलब है, देखिए मान लो जैसे एक प्राइम नंबर है 3 सपोज, और ये 3 प्राइम नंबर अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a स्क्वायर हमने यहां पे ले लिया, चलिए 6 का स्क्वायर दैट इज 36। तो 3 से अगर हम 6 के स्क्वायर को यानी कि 36 को डिवाइड कर रहे हैं तो इस केस में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 6 का स्क्वायर इससे डिविजिबल है तो 6 भी 3 से डिविजिबल होगा। ये तो था थ्योरम का मतलब, मैं तुम्हें आगे और समझा रहा हूं। लेकिन दोनों ही केसेस में एक बात का ध्यान रखना है, 6 के स्क्वायर को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे ना बेटा, तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्वोशिएंट क्या आएगा, 12 आएगा। लेकिन जब हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्वोशिएंट क्या आएगा, केवल 2 आएगा। मतलब a का स्क्वायर अगर p से डिविजिबल है तो a भी p से डिविजिबल होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन दोनों ही केस में क्वोशिएंट अलग अलग होने चाहिए, जैसे हमने इसको इस एग्जांपल से समझ लिया। जो थ्योरम हमने यहां पे पढ़ी है, इस थ्योरम के बेसिस पर नंबर्स को प्रूव करा जाता है इरेशनल, जैसे √2 है, √3 है, √5 है। किसी भी नंबर को अगर हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम इस थ्योरम का एप्लीकेशन करते हैं। तो चलिए अब इस थ्योरम की कुछ प्रैक्टिस हो जाए। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, प्रूव दैट
इस तरह के जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें प्रूफ करना है √2 इरेशनल है, √2, √3, √5, √7 ऐसे नंबर को अगर प्रूफ करना होगा इरेशनल सभी के लिए ये प्रोसेस होता है। क्या होता है ये भी जानते हैं। हमें प्रूफ करना है √2 इरेशनल होगा, लेकिन हम यहां पर एज्यूम कर लेंगे ये इरेशनल नहीं है, यानी ये क्या है रैशनल। लिखिए इसका सॉल्यूशन। लेट अस एज्यूम दैट √2 is not irrational। ठीक है, ये इरेशनल नहीं है, ये क्या है रैशनल है। √2 is not irrational, it is rational। अगर √2 रैशनल है तो इस √2 को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q। यहां पर ये दोनों क्या होने चाहिए बेटा, ये भी ध्यान रखो। p/q की फॉर्म में तो हमने लिख दिया वेयर a एंड b आर को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब क्या होता है जी, को-प्राइम का मतलब वैसे होता क्या है, तो यहां पर √2 a/b होगा। a और b दोनों को-प्राइम होंगे, इसका मतलब है a और b के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम इसमें बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड स्क्वायर करा जाएगा तो ये हमें मिलेगा 2 is equal to a²/b²। क्लियर हो गया बेटा। अब इसके बाद ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक स्टेप मिल जाएगा 2b² is equal to a²। बना दो उसे, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या जा रहा है। और अब यहां पर समझने का वक्त है। देखिए a² 2b² आ गया, हमने पढ़ा था यूक्लिड को, तो यूक्लिड में हमने पढ़ा था a is equal to bq plus r। और अगर यहां पर r नहीं है यानी रिमाइंडर 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, केवल a is equal to bq हो जाएगा। और रिमाइंडर अगर 0 होगा तो इसका यही तो मतलब है जो भी डिविडेंड होगा दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द डिवाइजर। जैसे यहां पर ये डिविडेंड होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर अगर हट गया 0 हो गया तो उसका क्या मतलब है, जो भी डिविडेंड होगा वो डिवाइजर से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, यानी a इस b से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो यही केस यहां पे बन रहा है। a² का मतलब यहां पर a से हो गया इज इक्वल टू 2b²। 2 यहां पर हो गया है डिवाइजर और ये हो गया यहां पे क्वोशिएंट। तो जब ये स्टेटमेंट इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब है 2 डिवाइड्स क्लियर ये पॉइंट, इसका यही मतलब है 2a² को डिवाइड करेगा, क्योंकि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, रिमाइंडर है ही नहीं। और अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, जब प्राइम नंबर a² को डिवाइड कर रहा है तो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। 2 अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है 2 डिवाइड्स a। तो इससे बेटा रिजल्ट आएगा 2 डिवाइड से। लेकिन मैंने आपको बताया था, देखिए यहां पे 2 जो है a² को डिवाइड कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्वोशिएंट ये था। लेकिन जब 2 को a डिवाइड करेगा तो जरूरी है क्वोशिएंट ये रहे, क्वोशिएंट तो चेंज होगा ना, कुछ भी हो सकता है। उस क्वोशिएंट को अगर हम यहां पर c मान लेते हैं तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 2 इंटू सी। अब ये कहां से आया समझ लो,
ए हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, और ये हो गया है कोशेंट। मतलब जो कोशेंट यहां पर आएगा वो ये नहीं होगा, कुछ और होगा, जिसे हमने सी से डिनोट कर लिया। तो a इज इक्वल टू 2c हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर रिजल्ट आ चुका है 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब जो हमने बेटा यहां पे रिजल्ट निकाला ना, पहले तो इसे मान लो सेकंड इक्वेशन। अब जो हमने रिजल्ट निकाला, इस रिजल्ट को हम कहां पे लगाएंगे, 1 इक्वेशन में लगाएंगे। तो यहां पर हम रिजल्ट को लगाने जा रहे हैं। a स्क्वायर का मतलब है 4c स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 4 को कैंसिल कर लो, कैंसिल करने के बाद b स्क्वायर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ c स्क्वायर। अब बेटा यहां पर जो आया है स्टेटमेंट, ये सेम स्टेटमेंट मिल गया आपको। इसका मतलब था 2 डिवाइड a स्क्वायर, तो यहां पर इसका क्या मतलब होगा, 2 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। और अगर 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 डिवाइड्स b इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स b। और इसे हम बना लेंगे बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड के बाद थर्ड। तो जैसा कि हम देख सकते हैं सेकंड वाली इक्वेशन में क्या था यार, 2a को डिवाइड कर रहा है और यहां पर क्या आया, 2b को डिवाइड कर रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में तो हमने माना था कि ये दोनों को प्राइम होंगे। अगर तू दोनों को डिवाइड कर रहा है तो उसका क्या मतलब है, दोनों में 2 कॉमन हो गया ना, यानी जो हमने ऊपर सपोज किया था वो गलत हो गया। तो सही क्या होगा, ये रैशनल ना होकर क्या होगा, इरैशनल। फ्रॉम, अभी करते हैं बेटा, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, वैसे परफेक्ट है, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड 2 इज कॉमन फैक्टर of both A and B। तो दोनों इक्वेशन से ये रिजल्ट निकला, A और B का कॉमन फैक्टर 2 होगा। अगर कॉमन फैक्टर 2 होगा तो इसका मतलब है जो हमने एज्यूम करा था ये को प्राइम होंगे वो गलत हो गया। हेंस our supposition that A and B are co-prime is wrong। और अगर हमारी सपोजिशन गलत हो गई, मतलब हमने माना क्या था, रैशनल होगा, सपोजिशन गलत हो गई तो क्या मतलब है, √2 क्या होगा, इरैशनल। सभी को क्लियर बेटा? क्लियर बेटा? तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और हो जाए, और एक काम करते हैं, अब √5 को करते हैं इरेशनल, मजा आएगा। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। फिर से एक बार अच्छी तरह प्रोसेस देखिए। √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हम इसे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं। यानी ये मान लिया जाएगा √5 इरेशनल नहीं है, √5 क्या है, रैशनल है। अगर ये रैशनल नंबर है इसका मतलब है √5 को हम लिख सकते हैं a/b वेयर a and b आर को प्राइम।
अब हमें क्या करना है, वही स्टेप बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना है। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसे हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर 1। और इसका मतलब है, देखिए ध्यान रखो, उसको याद कैसे रखना है, इसमें कंफ्यूजन कभी हो जाता है, होगा आपको शायद, कि ये कैसे पता चले कि कौन किसको डिवाइड कर रहा है। तो सिंपल याद रखो, जो भी कांस्टेंट नंबर है, जैसे हम 5, 2, 3 को करेंगे तो यहां पर 5 डिवाइड ए स्क्वायर, जब हमने √2 को करा था तो 2 डिवाइड ए स्क्वायर, तो इससे आप रिकॉल कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, और अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, 5 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5a को डिवाइड करेगा। ये हमारी बन गई है सेकंड इक्वेशन। लेकिन 5a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, क्वेश्चन यहां पर b स्क्वायर था, जब 5a को डिवाइड करेगा क्वेश्चन कुछ और होगा। और उस क्वेश्चन को अगर हम c से डिनोट कर लेते हैं तो इस कंडीशन में a कितना हो जाएगा, 5c हो जाएगा। और इस वैल्यू को अब हमें कहां पे पुट करना होता है बेटा, कौन सी इक्वेशन में करना होता है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में a को यहां पे 5c से रिप्लेस कर दो, 5b स्क्वायर 25c स्क्वायर, जिसे सॉल्व करके मिलेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। और इसका क्या मतलब है, 5 किसे डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स, जिसका मतलब है 5 डिवाइड्स b। इसे बनाओ इक्वेशन नंबर 3। फिर से वही स्टेटमेंट तुम्हें देने हैं यार, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, 5 इज कॉमन फैक्टर, ये सब आप अपना देखिएगा, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a and b, hence our supposition that a and b are co-prime is wrong, यानी √5 हो जाएगा रैशनल, है ना। ये सब आप अपना अपडेट कीजिएगा, √5 हो जाएगा इरेशनल। तो 2 क्वेश्चन बेटा मैंने करा दिए, बाकी आप घर में प्रैक्टिस कर लें, इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। स्टेप को लिखना आना चाहिए, और ये आराम से आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो मैं समझता हूं आ जाएगा। हम आगे मूव कर जाएं, तो हमारे सामने है, कोई कुछ कह रहा है बेटा, हमारे सामने यहां पर है एक्सरसाइज नंबर 1.3, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो अभी हमने कर लिया, √5 को इरेशनल हमने प्रूफ कर लिया, और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। देखिए इसका मेथड क्या होगा, इसके 2 तरीके हैं। √5 को अभी हमने इरेशनल प्रूफ कर लिया, ज्यादा मार्क्स में आए तो क्या करना है, √5 को हमने इरेशनल प्रूफ कर लिया, पूरा वैसे ही कर लेंगे। उसको करने के बाद फिर हमें लिखना है, अगर √5 इरेशनल है तो 2√5 भी इरेशनल होगा, और जब हम उसमें 3 को ऐड कर देंगे तब भी वो इरेशनल ही होगा, क्योंकि रैशनल और इरेशनल का जो सम होता है दैट इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, ये प्रोसेस तो हम समझ गए। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को बेटा करने का तरीका क्या होता है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो 3 + 2√5 को प्रूफ करना है इरेशनल, तो हमने सपोज कर लिया, लेट अस assume that, suppose that, कुछ भी लिख दो, 3 + 2√5 is rational। तो हमने ये एज्यूम कर लिया 3 + 2√5 जो होगा वो इरेशनल नहीं होगा, वो होगा एक रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इस नंबर को हम यहां पर a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a and b आर को-प्राइम। तो हमें इसके बाद अब करना क्या है, √5 के अलावा जितनी भी टर्म है सबको यहां पर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है।
सबसे पहले 3 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 2√5 आ जाएगा a/b -3। इसके बाद √2 को हम नीचे लाएंगे डिनोमिनेटर में, तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से, √5 इज इक्वल टू a/2b। ठीक है, 2 दोनों के नीचे आएगा ना बेटा, a/2b -3/2। देखिए अब क्या करना होगा समझिए, √5 इरेशनल है, √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है। ये एक तरह की थ्योरम्स की तरह हम यहां पर इनका यूज कर लेते हैं, यानी √5 इरेशनल है, हमें मालूम है, हमने इसका यूज कर लिया। अगर हम ये वाली साइड को देखें तो यहां पर a/b क्या था, रैशनल था। a/2b जो होगा ये क्या होगा बेटा, ये भी तो रैशनल होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1/2 रैशनल है। और 3/2 जो है ये भी हमें मालूम है रैशनल है। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी रैशनल होगा। a/2b -3/2 ये पूरा क्या होगा, इज रैशनल। लेकिन हम देख सकते हैं ये किसके इक्वल है, √5 विच इज इरेशनल। तो हमने यहां पे ये प्रूव कर लिया, ये पूरा नंबर इज रैशनल। इसके बाद लिखना है विच इज इक्वल टू √5 एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो सपोजिशन जो हमारी है वो रॉन्ग हो गई, गलत हो गई, और हमने यहां पे एज्यूम करा था ये रैशनल है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल। बताइए बेटा, कोई डाउट हुआ यहां तक? ये वाला जो 2 है ना, इस 2 को इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां पर ये 3 के नीचे आ जाएगा। देखो एक स्टेप और लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा। √5 इज इक्वल टू 2 को अगर नीचे लाएंगे तो ऐसे तो आएगा ना, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय a/b -3। अब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा वाला स्टेप। नहीं बेटा देखो, इस वाले क्वेश्चन में जो हमने प्रोसेस यहाँ पे अडॉप्ट करा है, इसमें √5 को अलग से इरेशनल प्रूफ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये थ्योरम हुआ करती हैं कि √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल। तो यहां पे हम यूज कर सकते हैं इसका कि √5 इज इरेशनल। क्लियर और नॉट? बिल्कुल नहीं, जिस तरह से करवाया बिल्कुल ऐसे ही करना है, फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर हम आगे के पार्ट की बात करें, देखिए थर्ड क्वेश्चन, 1/√2 को प्रूव करना है इरेशनल। इसके लिए आप क्या करोगे, √2 इरेशनल होता है, हमने प्रूव कर लिया। अगर √2 इरेशनल है तो 1/√2 भी इरेशनल होगा, खत्म क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है 7√5। अगर √5 इरेशनल है, जैसा कि अभी हमने प्रूव कर लिया, वैसे कर लेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी इरेशनल ही रहेगा। क्लियर और नॉट? अब इसका थर्ड पार्ट जो है ना, वो देख लो एक बार। थर्ड पार्ट में 6 + √2 है, तो इसे हम बिल्कुल इसी प्रोसेस से कवर करेंगे, यानी हम एज्यूम कर लेंगे 6 + √2 जो है ये एक रैशनल नंबर होगा। a/b के ऊपर फिर से वही करना है, √2 के अलावा जो टर्म है, इन टर्म को आपको राइट हैंड साइड में ले जाना है, a/b -6। a/b रैशनल है,
6 जो है वो भी रैशनल है, दोनों का डिफरेंस भी रैशनल होगा, लेकिन ये √2 के इक्वल है जो इरेशनल है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक साइड में रैशनल बने और दूसरी साइड में इरेशनल बने, यानी सपोजिशन गलत हो गई, इसलिए ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। क्लियर? बिल्कुल वैसे लिखना है। ओके ओके, यहां तक क्लियर है बेटा? बताओ यहां तक इस वाले स्टेप में बेटा किसी का कोई डाउट है? इस क्वेश्चन को आप अपने आप अपडेट कर लीजिएगा। तो हमने इतना कवर कर लिया इस लेक्चर में, और इसके बाद अब नेक्स्ट जो रह गया है रिमेनिंग पोर्शन, उसे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।